हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स or the guidelines developed to ensure the uniformity and the easy understanding of the accounting information। मतलब ये rules और guidelines हैं, किसने डेवलप किए हुए हैं? वेरियस अकाउंटिंग बॉडी अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया में, यूएस के अंदर उनके जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने डेवलप किए हैं टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे बात करूं, लेट सपोज देयर आर दो कंपनी है, एक है आपकी विप्रो और एक है आपका टीसीएस। अब दोनों को अगर दोनों एनुअल रिपोर्ट बना रहे हैं, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, दोनों बैलेंस शीट बना रहे हैं, अब हम ये दोनों को कंपेयर कब करेंगे? जब दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन सेम हो। मतलब ये अपने सेम रूल फॉलो कर रहा है, ये भी वही सेम रूल फॉलो कर रहा है। सोचो, विप्रो अपने अलग ही अकाउंटिंग रूल फॉलो कर रहा है, टीसीएस अपने अलग ही अकाउंटिंग रूल फॉलो कर रहा है, तो दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे? दोनों को कंपेयर तभी करेंगे ना जब दोनों सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि आप जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है, जो इंडिया का और जो यूएस का सिटीजन है, आप उन दोनों के मार्क्स कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया में अलग रूल फॉलो होते हैं, यूएस में अलग एजुकेशन के रूल फॉलो होते हैं। आपको दोनों को सेम वे पे लाना पड़ेगा टू कंपेयर। आपको एक और एग्जांपल दूं, सपोज करो देयर आर टू कार्स, एक है फरारी और एक है नॉर्मल कार। अब आप मुझे बताओ कौन सी कार तेज भागती है? भाई आपको सबको पता है कि फरारी तेज भागती है, बट अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं फरारी को कहां दौड़ाऊंगा? मैं मुंबई के ट्रैफिक के अंदर जहां पे बंपर टू बंपर ट्रैफिक है, अब वो वहां पे तो भाग नहीं पाएगी। और जो नॉर्मल जो कार है उसको मैं दौड़ाऊंगा कहां पे? हाईवे पर दौड़ाऊंगा, तो वो नॉर्मल कार तेज भागेगी। बट अब आप बोलोगे सर नॉर्मल कार ज्यादा तेज भागती है, नहीं, फरारी तेज भागती है। बट आपने दोनों के रूल्स अलग कर दिए। आप दोनों को हाईवे पे खड़ा करो ना, फरारी और नॉर्मल कार को, तो आपको पता चल जाएगा सर फरारी तेज भागती है। तो यही मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं कि ये इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए, बिकॉज अभी इंडिया में हजारों कंपनीज हैं, अगर हजारों कंपनी अपने अलग अलग रूल फॉलो करेगी तो हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। एज अ इन्वेस्टर मैं कौन सी कंपनी में पैसा डालूं, वो मैं उसी में डालूंगा जहां पे उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, पर वो दोनों के रूल्स तो सेम होने चाहिए ना। एप्पल को एप्पल से कंपेयर करूंगा, एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं करूंगा। तो दीज आर द रूल्स और द गाइडलाइंस। कौन डेवलप करता है? इंस्टीट्यूट अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी। मतलब सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो यूनिफॉर्म रहे एंड इजी अंडरस्टैंडिंग। कोई नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज जो पर्सन है वो भी समझ सके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर आज मेरे पास विप्रो की कोई बैलेंस शीट आती है तो मैं देख के समझ लूं, हाँ इसका इतना प्रॉफिट है, इसका इतना सेल्स है। क्लियर है? इसको मैं और क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर है? तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ मैन मेड। मैन मेड का मतलब हो गया कि ये हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। ये कोई साइंस नहीं है कि भाई आपका वाटर का फॉर्मूला H2O है तो H2O ही रहेगा हमेशा, नहीं। इट इज अ मैन मेड, हमने खुद डिवाइस किया हुआ है बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस कि हमारी क्या सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड के अंदर, तो हमने खुद बनाया है। दूसरा, इट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई तो वो हमेशा सेम रहेगी, नहीं। अगर आपकी इकोनॉमी चेंज हो रही है या आपकी अगर सिचुएशन चेंज हो रही है, पहले इंटरनेट नहीं था तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अलग थे, अब इंटरनेट में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थोड़े चेंज हो गए, तो इट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल। एंड थर्ड इज इट इज जनरली एक्सेप्टेड। जो नॉर्मली इंडिया में फॉलो होता है वही यूएस में होता है, वही ऑस्ट्रेलिया में होता है, बिकॉज हम वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाते हैं सो दैट आप इंडिया की कंपनी भी यूएसए कंपनी से कंपेयर कर सको। जितना हो सकता है हम उसको कंपैरिजन बनाएंगे। क्लियर है? तो अब आप बात यह आएगी कितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं? देयर आर 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यस 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट इज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? सुनो, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूं। बिजनेस, सपोज करो देयर इज अ वन पर्सन अमित, उसने बिजनेस चालू किया और उसने नाम रखा रिलायबल पेन लिमिटेड, ठीक है ना। अब वो उसका 100% मालिक है। कितना मालिक है? 100%। मतलब अमित पूरे रिलायबल का
100% मालिक है। तो अब आप मुझे बताओ कि अमित कौन हो गया? सर अमित हो गया आपका ओनर हो गया, 100% ओनर है। बट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई रिलायबल पेन लिमिटेड एक अलग एंटिटी है और अमित एक अलग एंटिटी है लॉ के एंगल से। मतलब भले ही ये इसका 100% मालिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ के एंगल से ये एक अलग है, ये एक अलग है। इसका सारा प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको मिलने वाला है? भाई 100% एक ही मालिक है तो इसको मिलने वाला है, बट लॉ के एंगल से ये अलग है, ये अलग है। अगर आपके पापा मम्मी की कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, तो बिजनेस आप उसके 100% मालिक हो, पर बिजनेस लॉ के एंगल से बिजनेस एक अलग एंटिटी है और ये एक अलग एंटिटी है। रिलायंस एक अलग एंटिटी है, मुकेश अंबानी जी एक अलग एंटिटी है, दोनों एक अलग अलग एंटिटी है। तो ये जो बिजनेस है ये सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा और अमित अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। ये जो बिजनेस है ये अपने ओनर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कभी नहीं करेगा, सिर्फ किसकी करेगा? अपनी करेगा, जो भी उसकी ट्रांजैक्शन है, इसके खर्चे ये। अगर सपोज करो कोई इन्होंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, दोनों शेयर करते हैं, तो ये अपना रेंट दिखाएगा। अगर सपोज करो एक बिल्डिंग है 1/4 रेंट, सपोज करो ये बिल्डिंग है और 1/4 के अंदर ऑफिस है, एक ही बिल्डिंग है, एक ही ऑफिस है, पूरे बिल्डिंग का रेंट है 2000 और ये 1/4 है, तो 5000 ऑफिस के लिए यूज हो रहा है, तो ये 5000 खर्चे दिखाएगा और ये दिखाएगा 15000। टोटल रेंट कितना है? 20000। ये 5000 दिखाएगा, ये कितना दिखाएगा? 15000। क्यों? क्योंकि ये अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अकाउंट बनाओ तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ही वो बिजनेस और आपके वो एंगल से करना है, आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर एंड बिजनेस दो अलग होते हैं, आपको बता चुका हूं। रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते लॉ के एंगल से। क्लियर है? सेकंड इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब है आप वही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करोगे जिसको आप पैसों में तोल सकते हो, पैसों में मेजर कर सकते हो। सर पैसों में मेजर कर सकते हो मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन मैं पैसों में मेजर कर सकता हूं, मैंने कोई एम्प्लॉय हायर किया और उसको बोला तेरी सैलरी है पूरे साल की 6 लाख रुपए, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे बिकॉज आपको पता है वो सर्विस देगा और आप कितना रिकॉर्ड करोगे? 6 लाख रुपए रिकॉर्ड करोगे। मेरी कंपनी के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया, दो एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। सर क्यों? आप दो एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो रहा है, मेरी कंपनी है, अब मेरी कंपनी में मेरे जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा हो रहा है, उसको मैं पैसों में कैसे मेजर करूं? आई कैन नॉट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मैं इसको मेजर नहीं कर सकता, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं लैपटॉप खरीदूंगा और रिकॉर्ड करूंगा, मैं बिल्डिंग खरीदूंगा रिकॉर्ड करूंगा बिकॉज मैंने उसके लिए पैसे पे किए या मैं इसको पैसों मेजर कर सकता हूं। मेरी कंपनी में स्ट्राइक हो रही है या फ्लड आ रहा है, तो भैया मैं इसको पैसों में कैसे मेजर करूं? तो वो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। और यही अकाउंटिंग का वन ऑफ द ड्रॉबैक है कि जो चीज पैसों में मेजर नहीं हो सकती वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता। मेरी कंपनी में आईएम्स के ग्रेजुएट्स हैं, आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, दूसरी कंपनीज में ग्रेजुएट्स हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट, तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन है ना कि भाई मेरी कंपनी के एम्प्लॉय की क्वालिटी कैसी है, वो मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नहीं आती है। तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी है। बट यस, एवरीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड in terms of money will be recorded in the accounting information as per the money measurement concept. clear है? थर्ड इज accounting period concept. accounting period concept का सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि सपोज करो आपने स्टार्टिंग जब स्कूल की थी तो पहले नर्सरी की थी, उसके बाद केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12th, अभी आप आ गए हो 11th और 12th के अंदर। तो अब आप सोचो नर्सरी की रिपोर्ट कार्ड अगर मैं अभी दूं, तो आपने नर्सरी 15 साल पहले की थी, उसकी रिपोर्ट कार्ड में आप दूं तो सर क्या फायदा? सर वो तो चला गया, बीत गया। रिपोर्ट कार्ड का मतलब क्या होता है? जिससे आपको मालूम चल सके कि आपका फ्लॉ क्या है, आपके माइनस पॉइंट क्या, आपके प्लस पॉइंट क्या है। रिपोर्ट कार्ड का ये तो मतलब है सो दैट आप इंप्रूव कर सको। बस अकाउंटिंग के अंदर भी यही है कि आपको पूरा ऐसा नहीं करना कि आपने कोई, अगर आपने कोई बिजनेस चालू किया तो भाई मैं तो 10 साल के एक साथ अकाउंटिंग करूंगा, नहीं, आपको उस 10 साल को एक पीरियड में ब्रेक करना पड़ेगा। और इंडिया में वो पीरियड को मैं ब्रेक करता हूं और उसको मैं बोलता हूं फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में क्या बोलता हूं? फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर आपका चालू होता है 1 अप्रैल से। कब से चालू होता है?
1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। तो आप कोई भी बिजनेस देखोगे उसकी जो एनुअल रिपोर्ट कार्ड होगी वो कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते, 1 जनवरी से नहीं होते। 1 अप्रैल को नया साल चालू होता है बिजनेस के लिए और 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर में आपका खत्म होता है। यूएस के अंदर ये स्टार्ट होता है 1 जनवरी में और 31 को दिसंबर खत्म हो रहा है। पर हम अगर इंडिया में है तो हमें क्या फॉलो करना है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम बोलता है हर साल के अब अलग एनुअल रिपोर्ट बनाओगे, मतलब इस साल आपका कितना प्रॉफिट हुआ, अगले साल इस साल आपका कितना बैलेंस शीट है, कहां कहां प्रॉफिट हुआ, हर साल को आप डिवाइड करोगे। तो एज पर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट द लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीरियड यूजुअली अ ईयर। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है द कॉस्ट प्रिंसिपल। आप, और इसको मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता हूं, आप जो भी चीज खरीदो उसको आप कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करोगे। कॉस्ट पे मतलब मैं एक दुकान गया, मैंने सेल फोन खरीदा, मोबाइल खरीदा, उस पे एमआरपी लिखी हुई है 25,000। भाई साहब कितनी लिखी हुई है सर 25,000 रुपये। पर मैंने 25,000 में नहीं खरीदा, मैंने उस दुकानदार को बोला कितने का बेच रहा है, उसने कहा 20,000 का। अरे एमआरपी कितनी भी हो, मैंने कितने पे खरीदा 20,000, तो मैं अपने अकाउंट्स में कितने पे रिकॉर्ड करूंगा 20 पे, मैं 25 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं शर्ट लेने गया शॉपर स्टॉप पे, एमआरपी लिखी हुई 2,000, मैं तो सेल में खरीद के लाया 1500 में, 500 का डिस्काउंट। तो मैं अपनी बुक्स में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा भाई ये मैं कितने में खरीद के लाया 1500 में, तो मैं 1500 में रिकॉर्ड करूंगा। मेरे और शॉपर स्टॉप में डीलिंग कितने में हुई, 1500 में हुई, 2000 में नहीं हुई। 2000 तो एमआरपी है, इससे ज्यादा मैं सेल नहीं कर सकता, बट मैंने कितने पे खरीदा वो है। तो आप जो भी चीज खरीदो आप उसको कॉस्ट पे खरीदोगे। मैंने बिल्डिंग खरीदी 10 साल पहले 5 लाख की, भले ही उसकी वैल्यू आज 25 लाख, उससे कोई मायने नहीं रखता। आज मेरी बुक्स में वो बिल्डिंग कितने की दिख रही है, वो 5 लाख की दिखेगी, बिकॉज मैंने उसके लिए 5 लाख पे किए हैं। क्लियर है? लैपटॉप, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी आप चीज खरीदोगे उसके आपके पास बिल्स होंगे और आपको उसी पे रिकॉर्ड करना जिस पे आप खरीदोगे। एमआरपी इज टोटली इररेलेवेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, कितने में आपकी डीलिंग हुई है वो इंपॉर्टेंट है। और ये वन ऑफ द ड्रॉबैक है जो आपको बाद में बताऊंगा ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बिकॉज मैं हर चीज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता हूं। तो अगर आप आज मेरे को पूछोगे सर आपकी बुक्स में लैंड कितने का आ रहा है, यार मैंने लैंड 15 साल पहले 5 लाख का लिया था। कब लिया था? 15 साल पहले 5 लाख का लिया था। अब एक बात बताओ, 15 साल पहले 5 लाख, आज वो लैंड की वैल्यू क्या होगी? सर 8 लाख होगी, 10 लाख होगी, 5 लाख तो नहीं रहेगी। तो अब आप खुद ही सोचो, मेरी बुक्स मुझे बता रही है मेरा लैंड कितने का है, 5 लाख। आप मुझे पूछोगे ना मेरी बुक्स में लैंड कितने का है, मैं बोलूंगा 5 लाख, पर आज मैं वो लैंड बेचने जाऊंगा ना तो 10-15 लाख आराम से मिलेंगे। बस तो यही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का वन ऑफ द फ्लॉ है, वन ऑफ द डीमेरिट है कि हम हर चीज कॉस्ट पे दिखाते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे नहीं दिखाते। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको मालूम चलेगा हम धीरे धीरे मार्केट प्राइस पे भी कुछ ना कुछ चीज दिखाते हैं। तो आपको समझ में आया कॉस्ट कंसेप्ट? एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट अ प्राइस पेड टू एक्वायर इट, दैट इज अ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन। एज पर द गोइंग कंसर्न एजम्पशन, आप जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करोगे आपको सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। यस, आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, बंद नहीं होने वाला। अगर आज कोई मैं चालू कर रहा हूं, अपनी कंपनी चालू कर रहा हूं, तो मैं यही सोचूंगा कि भाई मेरा जो बिजनेस है ना वो हमेशा चलता रहेगा। अभी तक मुझे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस अगले 2 महीने में 5 महीने में बंद होने वाला है। मैं जब भी कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाऊंगा मैं यही एज्यूम करूंगा मेरा बिजनेस चलता रहेगा। तो सर ये तो बट ऑब्वियस है। नहीं, ये बट ऑब्वियस नहीं है। देखो अकाउंटिंग, अभी आप थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा देयर आर 2 काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। अभी मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं, अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, और रिवेन्यू जो 1 साल से कम देते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि मैं ये डिस्टिंग्विश कब कर पाऊंगा 1 साल के बाद और 1 साल के पहले, जब मुझे मालूम हो कि मेरी कंपनी 1 साल के बाद भी चलने वाली है। अभी तक मुझे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मेरी कंपनी बंद होने वाली है। तो गोइंग कंसर्न बोलता है कि जब भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाओ तो आपको एज्यूम करना है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा फ्यूचर के अंदर, एंड देयर इज नो इंटेंशन, कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं उस बिजनेस को
क्लोज करूंगा। हाँ, अगर आपका इंटेंशन हो रहा है कि बिजनेस क्लोज करने का, तब आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी अलग चेंज हो जाएगी। यस, आपकी अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी और आपको लिखना पड़ेगा अपने एनुअल रिपोर्ट में कि भाई मुझे लग रहा है मेरा बिजनेस 3-4 महीने या साल भर में बंद होने वाला है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो मेरी कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड। क्या कंपनी है? रिलायबल पेन लिमिटेड। अब मेरा 2021 और 22 में और 2022 और 23 में मैं एक ही एम्प्लॉय मैंने रखा हुआ है। मेरा एक ही एम्प्लॉय है इतने सालों से। यहाँ पे भी एक एम्प्लॉय, यहाँ पे भी है। उसकी पूरे साल की सैलरी कितनी है? लेट सपोज 6 लाख रुपए। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, 6 लाख रुपए है। अब मैंने एक ही एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो अगर कोई मुझे पूछेगा मेरा खर्चा कितना है, तो 6 लाख रुपए। लास्ट टाइम भी 6 लाख रुपए सैलरी का, यहाँ पे भी 6 लाख रुपए। बट हुआ क्या, मैंने इस साल इसको पे सिर्फ 4 लाख रुपए किया है। क्या कितना किया है सर? मैंने इस साल इसको पे किया है 4 लाख रुपए। और सुनो, यहाँ पे मेरे पास पैसों की तंगी थी, पैसे मेरे पास कम थे, तो मैंने कहा यार एक काम कर, तेरे 6 लाख सैलरी है ना, इस साल 4 लाख रख रहे, 2 लाख मैं अगले साल दे दूंगा, मेरा बिजनेस चलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कितने दिए? 4 लाख। अगले साल उसने पूरे साल काम किया, 6 लाख तो मुझे देनी पड़ेंगे और पिछले 2 लाख भी तो देने पड़ेंगे। अभी को 2 लाख यहाँ के बाकी है ना, और मैंने उसको पे किया भाई साहब 8 लाख रुपए। अब आप समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, यहां पे 4 लाख, यहां पे 8 लाख मैंने पे किया है। दिस इज अ कैश पेड। मैंने कितना पे किया है? यहां पे 4 लाख पे किया, यहां पे 8 लाख। क्यों? बिकॉज 2 लाख मैंने अगले साल पे किया, बिकॉज यहां पे मैं पैसे नहीं थे। अब आप खुद ही सोचो, कोई मुझे पूछेगा दीपक तेरे कितने खर्चे चल रहे हैं, मैं बोलूंगा यार देखो मेरे है ना एक ही एम्प्लॉय रखा हुआ है, और यार पहले साल उसकी मतलब 4 लाख रुपए सैलरी थी और अगले साल 8 लाख है। तो आप बोलोगे यार कमाल करता है यार, मतलब तेरे तो खर्चे बढ़ रहे हैं। अब मैं बोलूंगा नहीं भैया मेरे खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं, वही एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी आज भी 6 लाख है, कल भी 6 लाख थी, 6 लाख की है, कोई खर्चे बढ़े नहीं है। पर मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पता है क्या दिखा रही है? मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखा रही है कि भाई मैंने 4 लाख पे किया है, तो आप बोलोगे फिर खर्चे 4 लाख है, आपने यहाँ पे किया 8 लाख तो खर्चे 8 लाख है, जो कि गलत है। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? यही बोलता है, एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कर ली तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो रिगार्डलेस ऑफ द पेमेंट। रिगार्डलेस, देखो अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज डन। मतलब मैंने एक एम्प्लॉय रखा, उसकी सैलरी पूरे साल 6 लाख है ना, तो मैं 6 लाख रिकॉर्ड करूंगा, भले ही मैंने उसको पे किया हो या नहीं किया हो, मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं बुक्स में दिखा दूंगा, अगर मैंने 6 लाख में 4 लाख पे किया तो ठीक है भैया, 2 लाख में बाद में पे कर लूंगा, पर मैं 6 लाख की 6 लाख सैलरी दिखाऊंगा रिगार्डलेस ऑफ द पेमेंट। तो जो भी मैं खर्चा करता हूं, मैं टेलीफोन यूज करता हूं तो मेरा 12 महीने का बिल है, मैंने 11 महीने का ही पे किया है, पर मैं खर्चा 12 महीने का दिखाऊंगा। 1 महीने का मैं आउटस्टैंडिंग दिखा दूंगा कि मुझे पे करना है, पर अगर 1000 रुपए मेरा मंथली खर्चा है तो मैं 11,000 रुपए मैं खर्चा नहीं दिखाऊंगा, मैं कितना दिखाऊंगा? 12,000 रुपए मेरा खर्चा है। क्यों? क्योंकि मैं एक्यूरेट सिस्टम फिर फॉलो कर रहा हूं। एंड एज पर द एक्यूरेट कंसेप्ट द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन इट इज सेटल्ड। जब हम सेटल्ड करते हैं तब हम रिकॉर्ड नहीं करते, हमारे कब ट्रांजैक्शन हो गए तब रिकॉर्ड करेंगे। और यही कंसेप्ट रिवेन्यू के अंदर भी, जो मैं थोड़ी में डिस्कस करूंगा, अगर मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं, मैं ये पेन बेचता हूं और मैंने पेन बेचा एक कस्टमर को 1 लाख रुपए का, उसने मुझे पे किया सिर्फ 40,000 रुपए। मतलब मैंने उसको 1 लाख का बेचा, उसने मुझे पे किया 40, उसने कहा 60,000 अगले साल पे करूंगा। तो मेरी इस साल की रिवेन्यू कितनी है? 1 लाख है, 60,000 है या 40 है? अरे सर आपने 1 लाख का पेन बेचा तो आपकी रिवेन्यू 1 लाख है। आपको पैसे कितने आए उससे इमैटीरियल है अकाउंट्स के अंदर, आपने कितने में ट्रांजैक्शन की? 1 लाख। तो मैं उससे 1 लाख रुपए ले सकता हूं, 40 दे दिए, 60 में उससे बाद में ले लूंगा। क्लियर है? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेट कंसेप्ट, कि जब आप कोई भी रिकॉर्ड करो, पूरी दुनिया में ये कंसेप्ट फॉलो होता है, कैश अकाउंटिंग फॉलो नहीं होती है, इट इज एंटर्ड इनटू। क्लियर है? ये आप पढ़ लेना, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, नीचे नोट का लिंक भी दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब है the expense for the accounting period are matched against the related revenue। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, सपोज करो एक बिल्डिंग है, उसके 5 फ्लोर है। कितने फ्लोर है? 1 2 3 4 5।
अब उस पूरे बिल्डिंग के मैंने 50 लाख रुपए लिया है कॉन्ट्रैक्ट। मैं बिल्डिंग बनाता हूं, मैंने 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। अब आपको पता है बिल्डिंग बनने में तो ऐसा तो नहीं है कि 2-3 महीने बन जाती है, साल भर, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। अब इस साल मैंने बिल्डिंग के सिर्फ 3 फ्लोर ही कंप्लीट किए, इस साल 3 फ्लोर कंप्लीट किए, और 3 फ्लोर का मेरा रेवेन्यू कितना आता है? 30 लाख। भाई आज अगर पूरे 5 फ्लोर का बिल्डिंग का 50 लाख है तो मैं एज्यूम करता हूं हर का 10-10 लाख है, तो यहां का खर्चा कितना आ गया? 30 लाख। तो अब यहां पे मेरी कॉस्टिंग भी आएगी, मेरी बिल्डिंग बनाने। भाई बट ऑब्वियस जब मैं कोई बिजनेस करता हूं तो मैं प्रॉफिट के लिए करता हूं, तो मैंने यह देखा कि मेरा जो प्रॉफिट है, सपोज करो यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, 2 लाख खर्चा एक फ्लोर पे आता है। मतलब मैं कितने रुपए ले रहा हूं? 50 लाख रुपए ले रहा हूं, और मेरा 10 लाख क्या आ रहा है? मेरा 10 लाख खर्चा आ रहा है, 40 लाख मेरा फायदा है। तो एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल आपने कितनी बिल्डिंग खत्म की है? इस साल आपने सिर्फ 3 ही फ्लोर बनाए हैं, 3 ही फ्लोर बनाए। तो आपका 3 फ्लोर का खर्चा कितना हो गया सर? 2 आपका 6 लाख हो गया। कितना खर्चा हो गया? आपने 3 फ्लोर बनाया, पैसे आपको 50 लाख के आ गए। सामने वाली पार्टी ने 5 फ्लोर के एक साथ दे दिए, पर बिल्डिंग बनने में तो साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं। तो मैं ये 6 लाख रुपए है, पर मैं रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? 50 लाख नहीं करूंगा, मैं 30 लाख करूंगा। बिकॉज मैंने 3 फ्लोर बनाए तो मैं 30 लाख रिकॉग्नाइज करूंगा। और जो 30 लाख का जो खर्चा कितना आ रहा है? 6 लाख। 30 लाख मैंने पूरा इस साल कमाया मेरा रेवेन्यू, और 6 लाख मेरा खर्चा 3 फ्लोर बनाने का, तो मेरा 24 लाख का मेरा फायदा दिखाऊंगा। आई विल नॉट शो 50 लाख माइनस 6 लाख, नहीं, मैं 50 लाख में नहीं, मेरा कितना मेरा खर्चा, मेरी इस साल कितनी बिल्डिंग बनी? 3 फ्लोर ही बने, तो 3 फ्लोर के अगेंस्ट कितना खर्चा हुआ वो ही मैं दिखाऊंगा। क्लियर है? तो एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल द रिकॉर्ड अ मैच रिलेटेड रेवेन्यू रेदर देन द कैश रिसीव एंड कैश पेड। कैश रिसीव और पेड से अकाउंटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है? आप कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? जितना आपने काम किया, जितना आप काम करोगे उतना रिकॉग्नाइज करोगे। क्लियर है? आपको समझ में आया? आपने मुझे 11th की फीस भी दे दी, 12th की फीस भी दे दी, सीए की फीस भी दे दी, आपने मुझे तीनों फीस दे दी, पर इस साल मैंने आपको सिर्फ 11th पढ़ाया। तो भैया मैं अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस साल बनाऊंगा ना, तो मैं आपको 11th का रिकॉग्नाइज करूंगा, मैं 12th और सीए की फीस रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब हो गया हर एक ट्रांजैक्शन के 2 अलग अलग इफेक्ट होते हैं। मतलब अगर आज मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, अगर आज मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, तो एक बात बताओ, फर्नीचर मैंने खरीदा तो अब मेरे पास क्या आया? सर मेरे पास एक तो फर्नीचर आया, मेरे पास फर्नीचर आया। अब फर्नीचर खरीदूंगा तो किसी को पे तो करूंगा ना, कोई फ्री में तो देगा नहीं, तो मैंने उसको कैश पे किया। तो इसका मतलब है इसके 2 इफेक्ट हो गए। हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 होते हैं, मिनिमम बोल रहा हूं 2 नहीं, मिनिमम 2 होते हैं। मतलब मेरे पास फर्नीचर आया, मैंने कैश दिया, 2 ट्रांजैक्शन हो गई ना। सर अगर आपने कैश नहीं दिया, चलो भाई कैश नहीं दिया, तो फर्नीचर आया, मैंने फर्नीचर किससे लिया? मैंने फर्नीचर लिया होम डिपो से लिया, कंपनी का नाम है होम डिपो लिमिटेड। तो भाई साहब मुझे होम डिपो लिमिटेड को पे करना पड़ेगा ना, वो मुझे फ्री में थोड़ी दे रहा है, मेरा काका मामा थोड़ी बैठा है कि वो मुझे फ्री दे देगा। तो अब आप खुद ही सोचो, मैंने फर्नीचर खरीदा और मुझे होम डिपो को पे करना है, तो ये क्या हो गया? मेरा ड्यूल कंसेप्ट। मिनिमम 2 इफेक्ट हर ट्रांजैक्शन के होंगे। जरूरी नहीं है कि वो 3 हो, 5 हो, 10 हो, 10 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 3 कैसे? मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 का, कैश पे कर दिया 2,000 और 8,000 मैं उसको बाद में पे करूंगा, तो 3 इफेक्ट हो गए। तो ध्यान रखना कि 2 मिनिमम इफेक्ट होंगे एज पर द ड्यूल। और एज पर द ड्यूल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं द वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट। अभी हम ये इसको डिस्कस नहीं करेंगे व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट, पर आप ये मान के चलो डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। अगर ये डेबिट हो रहा है, लेट्स सपोज डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट ये दोनों होंगे। अभी मैं रूल्स की तरह कि दोनों का क्या रूल्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो डेबिट 10,000 और इन दोनों का तो टोटल है वो इक्वल होगा। और डेबिट जरूरी नहीं है एक अकाउंट हो, 5 अकाउंट डेबिट, 10 अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, पर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर होगा। एज पर द ड्यूल कंसेप्ट ईच ट्रांजैक्शन है एंटर इनटू मैंडे हैव 2 एस्पेक्ट, कम से कम 2, मिनिमम 2 एस्पेक्ट। यहां पे मिनिमम लिख दो, मिनिमम 2 एस्पेक्ट, एंड वन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। ठीक है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, आज हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन बोलता है कि आप अगर एक अकाउंटिंग रूल फॉलो कर रहे हो तो हर साल वही अकाउंटिंग रूल फॉलो करो। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊं, आपके 10th में मार्क्स आए लेट सपोज 72%, कितने आए 72, और आपके 12th में मार्क्स आए लेट सपोज 70%। तो अब आप बोलोगे सर आपकी परफॉर्मेंस गिर रही है। अब आप बोलोगे ना कि परफॉर्मेंस गिर रही है सर, यहाँ पे 72 यहाँ पे 70 है तो 2% कम हो गया आपकी परफॉर्मेंस। पर यहाँ पे आपका बोर्ड अलग था, यहाँ पे आपका बोर्ड लेट सपोज सीबीएसई था, यहाँ सपोज करो आईएससी बोर्ड था। अब दोनों के रूल्स अलग हो गए, यहाँ पे आपने कोई अलग रूल फॉलो कर लिया, यहाँ पे आपने कोई अलग रूल फॉलो कर लिया। हो सकता है कि आईएससी के अंदर 70% ज्यादा अच्छे हो एज कंपेयर टू 72, यहाँ पे 70% लाना ही बहुत डिफिकल्ट है। सीबीएसई में लेट सपोज 72 इजीली आ जाते हैं, बच्चों के 95 99 भी आते हैं, फिर तो 72 लाना ओके है। तो यहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म किया बिकॉज आईएससी में हाईएस्ट 75 जा रहे हैं लेट सपोज, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हुआ। तो यही आपका अकाउंटिंग आपका प्रिंसिपल बोलता है, कंसिस्टेंसी बोलता है। अगर आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो, अगर आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो वो हर साल फॉलो करो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप एक चैप्टर पढ़ोगे, डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ोगे, और डेप्रीसिएशन चैप्टर में एग्जैक्टली ये कंसेप्ट है आपका। हर कंपनी को ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपको बता चुका हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि रिजिड है, उसने ऑप्शन दिया है कि कंपनी ये भी फॉलो कर सकती है रूल्स, ये भी फॉलो कर सकती है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो कोई कंपनी अगर ये रूल फॉलो कर रही है डेप्रीसिएशन, अभी आप मत पढ़ो एसएलएम क्या होता है, डब्ल्यूडीवी क्या, वो अपन डेप्रीसिएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। पर डेप्रीसिएशन निकालने के दो मेथड हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, ठीक है। अब अगर कोई कंपनी अगर 2020 के अंदर ये फॉलो कर रही है तो 2021 में भी वो ये फॉलो करेगी, 2022 में भी यही फॉलो करेगी, एक ही फॉलो करेगी। ऐसा नहीं होगा कि 2020 में एसएलएम, फिर यहाँ पे डब्ल्यूडीवी, फिर एसएलएम, फिर डब्ल्यूडीवी, नहीं। आप हर साल चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, गवर्नमेंट ने, इंस्टीट्यूट ने अलग अलग आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि आपको ये फॉलो करना है, ये फॉलो करो, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, रिजिड नहीं, आपको बता चुका हूं बहुत फ्लेक्सिबल है। तो अगर आप एक फॉलो कर रहे हो तो आपको उसको हर साल अपनाना है, हर साल अपनाना है। आप अपने घर पे आते हो, आपके 2 रफ्ते हैं, तो आप अगर आपको कंपेयर करना है कि आपकी स्पीड घर पे आने की बढ़ रही है कम हो रही है, तो आप एक ही रफ्ते से आओगे तो ही तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। अगर आप एक दिन शॉर्टकट पे आ जाओगे तो आप बोलोगे मैं जल्दी आ गया। अरे भैया जल्दी तो आ गए, पर क्या तेरी स्पीड बढ़ी? क्या स्पीड तो तब बढ़ेगी जब एक ही रास्ते से आप रोज आ रहे हो और आप आज जल्दी आए हो, तो हाँ भाई आज तेरी स्पीड बढ़ी है। बस अगर आप एक चीज फॉलो कर रहे हो तो हर साल एक ही चीज फॉलो करोगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं रास्ता चेंज कर सकता हूं, मैं अपने रूल्स चेंज कर सकता हूं। गवर्नमेंट ने बोला जरूरी नहीं है आपको हर साल एसएलएम फॉलो करना है। अगर आपको यहां पे एसएलएम फॉलो कर रहे हो, यहां पे एसएलएम फॉलो कर रहे हो, अब आपको यहां पे लग रहा है यार एसएलएम से मेरा प्रॉफिट ठीक नहीं आ रहा, ये रूल ठीक नहीं बैठ रहा, मैं एज अ कंपनी मुझे पता है कि मेरी इंफॉर्मेशन किससे ठीक आएगी, मुझे लग रहा है इससे ठीक नहीं आ रही है, मुझे डब्ल्यूडीवी फॉलो करना पड़ेगा। तो आप डब्ल्यूडीवी फॉलो कर सकते हो, बट आपको अकाउंट अपने बैलेंस शीट में अपनी इंफॉर्मेशन में अकाउंटिंग एनुअल रिपोर्ट में बताना पड़ेगा भाई ये मैंने चेंज क्यों किया है। ऐसा नहीं कि हर साल चेंज करते रह रहे हो, चेंज करो पर कोई एक रीजन होना चाहिए। दूसरा, या तो लॉ ने बोल दिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अब ये फॉलो ही नहीं कर सकते, बोल दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया रूल फॉलो नहीं कर सकते, तो अब आप अभी तक ये फॉलो कर रहे हो तो जरूरी नहीं अब ये फॉलो करोगे, अब आप ये फॉलो करना ही पड़ेगा बिकॉज लॉ ने आपको बोल दिया। क्लियर है? वह यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन लॉ रिक्वायर व्हेन चेंज इन रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। एज पर एक्यूरेट कंसेप्ट के बराबर ही है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, आप रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है। सपोज करो कि मेरा पूरा साल चल रहा है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक मेरा जितना भी जो भी मेरा ट्रांजैक्शन होगी मैं रिकॉर्ड करूंगा। यहां पे 29 मार्च को मैंने एक सामान बेचा, मैंने शर्ट बेचता हूं, एक शर्ट बेचा सपोज करो 100 रुपए में, एग्जाम्पल के लिए,
तो अब मेरा रेवेन्यू कितना होता है 1 लाख रुपए। मैंने शर्ट कितने का बेचा, एक कस्टमर को 29 मार्च को 1000 शर्ट बेच दिए, 100 रुपए का एक शर्ट, 1 लाख रुपए मुझे दिखाना चाहिए। अब उसने मुझे पे कितना किया सर, 1 लाख पे उसने पे किया 30,000 रुपए। उसने कहा मैं 30,000 यहां पे करता हूं और बाकी का जो मैं पे करूंगा लेट्स सपोज 5 अप्रैल को पे करूंगा, और उसने कहा बाकी का मैं 70,000 बाद में पे करूंगा। तो भाई साहब मेरा माल कब बिका, मेरा माल तो 29 मार्च को बिक गया। तो अगर मेरा माल 29 मार्च को बिक गया तो कितने का बेचा मैंने 1 लाख का, उसने मुझे पे कितना किया 30,000, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिवेन्यू कितना दिखाऊंगा 1 लाख, क्योंकि मेरा माल 1 लाख का बिक चुका है। पैसे तो बाद में आने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे कहां भागे जा रहे हैं, पर मेरा माल कितने का बिक गया 1 लाख का, तो 1 लाख दिखाऊंगा। भले ही मुझे 30,000 मिले, 70 बाद में मिल जाएंगे, एफेक्ट दिखा दूंगा बाद के अंदर, पर मैं कितने का दिखाऊंगा 1 लाख का दिखाऊंगा। क्लियर है? तो एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज डन। सेटलमेंट के टाइम पे हम नहीं दिखाते, कब हमने ट्रांजैक्शन एंटर्ड हुई है तब हम दिखाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वेरीफाइवेबल कंसेप्ट। आप जो भी रिकॉर्ड करोगे उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। मतलब अगर मैंने लैपटॉप खरीदा तो भैया लैपटॉप का बिल तो होना चाहिए। मैंने अगर कोई फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर का बिल तो होना चाहिए। मैंने लैपटॉप खरीदा, एमआरपी 60,000 रुपए है, 60,000, और मैंने खरीदा 50,000 में, तो मैं कितने पे रिकॉर्ड करूंगा 50 पे रिकॉर्ड करूंगा। वो जो सामने वाला पर्सन बिल कितने का बनाएगा सर 50 का बनाएगा, तो 60 की चीज मैंने 50 में दी तो मैं 50 का तो रिकॉर्ड करूंगा। यही कंसेप्ट है कि हर चीज के पास आपका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, बिल होना चाहिए। एवरीथिंग हैज टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ बिल। तो आपका एवरी ट्रांजैक्शन एविडेंस शुड बी सपोर्टेड बाय अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। अगर मैं प्लेन में गया तो प्लेन का कोई बिल होगा जो मैंने रिसीट होनी चाहिए। बिना बिल के आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, जितना हो सकता है। जरूरी नहीं है सबके बिल हो, छोटे मोटे के बिल नहीं होंगे, मैं बड़े चीजों की बात कर रहा हूं। क्लियर है? ध्यान रखना सपोर्ट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, कैश मेमोज होते हैं, सेल्स बिल्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट इसको मैं क्या बोलता हूं, वेरीफाइबल कंसेप्ट और द ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। नेक्स्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं कन्वेक्शन बोलता हूं। ये पूरे अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, और जिसको मैं बोलता हूं प्रूडेंस कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एंटीसिपेटेड लॉस रिकॉर्ड करोगे, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। यू शुड रिकॉग्नाइज ऑल द एंटीसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज, बट एंटीसिपेटेड प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। पर मतलब समझाओ ना सर, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, देखो आपके पापा मम्मी ने आपको पूछा कितने मार्क्स आएंगे बताओ आपके अकाउंट, आपके मैथ्स के अंदर, चलो मैथ्स में कितने मार्क्स आएंगे, आपने पूरे साल गाना गाया, पापा मेरे तो 90% मार्क्स आएंगे। जब अप्रैल में पूछा कितने आएंगे भाई इस साल, 90%। मई में पूछा 90% आराम से आएंगे। फिर पापा मम्मी ने पूछा नवंबर में 90% आएंगे, पूरे साल 90% का आपने गाना गाया। और आपके जब एक्चुअल जब मार्क्स आए, सपोज करो आपके एक्चुअल मार्क्स आए 80%, कितने आए 80%। सोचो सोचो, अब आपने पूरे साल गाना क्या गाया 90 90 90 90, जब रियल में जब आपके जब मार्क्स आए तो 80 आए। तो अब आप ये सोचो कि पापा भी क्या सोचेंगे, यार पूरे साल तो 90 बोलता रहा, आए 80 है, 10% कम आए हैं। तो आपने एक्सपेक्टेशन पता क्या कर दी, हाई कर दी। आपने एक्सपेक्टेशन क्या कर दी, हाई कर दी कि भाई मैं तो 90 90 90 आएंगे। आपने एक इमेज सेट कर दी, तो पर आए कितने 80। अगर आपका दूसरा केस, सपोज करो अगर आप पूरे साल गाना गाते कि भाई मुझे तो लगता है यार मेरे 70% ही आएंगे, आपको पता नहीं कितने आएंगे पर आपको लग रहा है कि मेहनत के बाद 70% तो आए जाएंगे। 70 का आपने पूरे साल, पापा मैंने पूछा कितने आएंगे, पापा मम्मी 70% तो मेरे मैथ्स में आराम से आ जाएंगे, और आए कितने 80। तो इस केस में सोचो कि वो पापा मम्मी खुश होंगे, यस कंपैरेटिवली खुश होंगे। यहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशन हाई कर दी। कोई मूवी देखते हो तो आपको मूवी की कितनी प्रमोशन होती है, फिर जब आप देखने आते हो बोलते हैं तो ये बहुत ही बकवास मूवी है। पर कोई मूवी होती है प्रमोशन नहीं होती है, उसको देखने जाते हो बोलते बहुत जबरदस्त मूवी है, ऐसा होता है ना बहुत बार। तो यहाँ पे आपको अकाउंट्स में एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखनी है। आप अगर अकाउंट्स बना रहे हो तो अगर आपको लग रहा है कि आपका नुकसान हो गया है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो, वेट मत करो। आज सपोज करो कि मैंने एक कस्टमर को माल बेचा 1 लाख का,
मैंने माल बेचा 28 मार्च को, माल बेचा 2022 को, उसको माल बेचा 1 लाख का। उसने कहा मैं तेरे को दीपक आराम से बाद में पे करूंगा, ठीक है। अब उसने मुझे कब कहा कि मैं तेरे को पे करूंगा, 10 मई को पे करूंगा, 10 मई को। अब आपको पता है मेरी जो अकाउंटिंग पीरियड है वो मेरी 31 मार्च को ख़त्म हो जाती है। हाँ, मेरी स्टार्ट कब होती है, यहाँ से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे ना भाई साहब, या नहीं बनाने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे मैं कितना रिकॉर्ड करूँगा सर? एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन आप 1 लाख रुपए रिकॉर्ड करोगे। क्यों? क्योंकि आपने 1 लाख की सेल्स की है। पेमेंट बाद में करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख, चलो मैं आपकी बात मान गया। पर यहां पे 31 मार्च को मुझे एक नई चीज मालूम चली कि जिस मैंने पर्सन को, लेट्स सपोज मैंने ए को बेचा, जो मैंने ए को बेचा वो भाग गया है, वो दुबई भाग गया, अमेरिका भाग गया, ऑस्ट्रेलिया भाग गया है और वो डूब चुका है। अब मुझे ये 1 लाख रुपए नहीं मिलने वाले। 1 लाख रुपए मिलने कब वाले थे? 10 मई को। पर मुझे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिली है, भाई वो तो बैंकक्रप्ट हो गया है, वो तो चोर निकला, भाग गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैं रेवेन्यू 1 लाख रिकॉग्नाइज करूं? नहीं, मैं नहीं करूंगा। हाँ, 1 लाख मुझे लगता है मिलने वाले हैं, पर मुझे यहां पे ये भी मालूम चल गया है कि भाई मेरा नुकसान हो चुका है, वो तो भाग गया, नहीं मिलेगा। तो अब लॉ क्या बोलता है? अगर आपको पता चल गया है यहां तक कि कुछ लॉस होने वाला है फ्यूचर के अंदर, जो कि ट्रांजैक्शन हो चुकी है, तो भाई साहब आज ही रिकॉर्ड कर लो, आगे का वेट नहीं करो, आज ही रिकॉर्ड कर लो। मतलब अगर आपको लग रहा है एंटीसिपेटेड लॉस हो गया है तो आप आज ही रिकॉग्नाइज करो, उसका वेट मत करो। पर आप एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको हम्बल रहना है। एज अ कंपनी आपको ऐसी पिक्चर शो करनी है कि आप एक्चुअल हो। आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने इन्वेस्टर्स को मत दो। आज मुझे लग रहा है कि जिसको मैंने सामान बेचा मिस्टर ए को, वो 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए दे देगा। नहीं तो 2 लाख रिकॉर्ड नहीं करोगे, कि आप 1 लाख ही रिकॉर्ड करोगे। पर आपको लग रहा है वो 1 लाख भी नहीं देने वाला, फ्यूचर में डूब चुका है, यहां पे इंफॉर्मेशन मालूम चल गई है, तो आप उसको रिकॉर्ड 0 रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है? तो ऑल द एंटीसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। ठीक है? पर एक और ध्यान रखना, देखो इंपॉर्टेंट, देखो इसी के कारण जो अब मैं बाद में हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को मैं कैसे वैल्यू करता हूं, आपको बाद में आएगा कि मैं वो डाउटफुल डेट भी बनाता हूं। बट इसकी कुछ एक लिमिटेशंस है जो कि आपको जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, बैलेंस शीट बताऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डिपिक्ट अ लोअर पिक्चर इन कंपेरिजन टू दिस, बिकॉज मैं लॉस पहले से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बट ऑब्वियस मेरा जो प्रॉफिट इस साल का होने वाला है वो कम होगा, बिकॉज मैंने पहले से ही सोच लिया अगले साल लॉस होने वाला, तो आज ही रिकॉर्ड में कर देता हूं। एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू अ क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। पर यह आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब तक आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैं इस कंसेप्ट को अभी टच नहीं कर सकता। अभी आपको लिखवा रहा हूं पर टच नहीं करूंगा। जब मैं बताऊंगा तब मैं आपको, जब मैं आपको एनुअल बताऊंगा तब मैं आपको ये समझाऊंगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या बोलता है? आपको अपने इन्वेस्टर को सारी इंफॉर्मेशन बतानी है, जो जो रेलिवेंट है सब बतानी है, सब इंफॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को बतानी है। मतलब मेरी कितनी सेल्स हुई है, मेरा कितना खर्चा हुआ है, मेरे पास कोई इनकम टैक्स का केस है या किसी ने मेरे पे केस किया हुआ है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आज सपोज करो मेरी फैक्ट्री में एक वर्कर का हाथ कट गया मशीन से, उसने मुझ पे 1 करोड़ का केस डाला हुआ है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं वो केस जीत भी सकता हूं, हार भी सकता हूं। मैंने उसको कहा देख 1 करोड़ नहीं, मैं तेरे को 20 लाख दूंगा क्योंकि मेरी मशीन से हुआ है, 20 लाख दूंगा। वर्कर बोलता है नहीं 1 करोड़ मैं तेरे से लूंगा। मैंने कहा 20 लाख, तो मैं दिखाऊंगा 20 लाख अपनी लायबिलिटी, बट हो सकता है कि मैं 80 लाख रुपए मुझे और देने पड़ जाए। अगर मैं केस हार गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दीपक पे करना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए, तो भाई साहब ये इंफॉर्मेशन भी मुझे बतानी पड़ेगी आप लोगों को जो कंपनी में मेरे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अगर आप मेरे में इंटरेस्टेड हो मेरे बिजनेस के अंदर, तो मुझे बतानी पड़ेगी। आपके पापा मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दी 1000 रुपए, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किया। आप बोलोगे आपने फूड खाया 400 रुपए का, आप मूवी गए 200 की, आपने बुक्स खरीदी 100 रुपए की, टोटल आपका खर्चा हुआ 700 का, 1000 आपके रुपए देते पापा मम्मी ने और 300 आपकी सेविंग हो गई। तो ये आपने इंफॉर्मेशन दे दी, बट ध्यान रखना ये इंफॉर्मेशन देने से कुछ नहीं होता, इसमें आपको बताना पड़ेगा। सपोज करो फूड के अंदर आपने फलाना ढिकाना बहुत कुछ खाया, आपने गलती और की और आपने सिगरेट पी ली, गंदी आदतों में आप आ गए,
तो अब आपको ये पापा मम्मी को जब पूछेंगे ना आपको 1000 रुपये का क्या किया, आपको ये तो बताना है फूड, पर आप फिर ये छुपा नहीं सकते। भले ही आपने 10 रुपए की सिगरेट पी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, बिकॉज पापा मम्मी को मालूम तो चलेगा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। ये कैसे मालूम चलेगा? जब आप ये इंफॉर्मेशन भी बताओगे। तो हर कंपनी को अपनी हर इंफॉर्मेशन बतानी है। अगर मेरे पे कोई केस हो रहा है तो मैं बताऊंगा भाई इनकम टैक्स का मेरे पास केस है, जीएसटी का मेरे पास केस है, मैं आपको सब इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा एज पर द फुल डिस्क्लोजर। और फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सीक्रेट्स बता दूंगा, मेरी कंपनी के सीक्रेट। कोक जो कंपनी है कोको कोला, उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनती है कोको कोला, वो अभी तक सिर्फ 4-5 लोगों को ही पता है जो यूएस के अंदर, उनको पता है, इंडिया में भी किसी को नहीं पता। तो वो फॉर्मूला वहां से आता है। तो ऐसा नहीं कि फुल डिस्क्लोजर में अपना सीक्रेट बता दूंगा, नहीं, सीक्रेट्स बताऊंगा, बिकॉज सीक्रेट से तो मैं आगे अपना बिजनेस ग्रो कर रहा हूं। क्लियर है? हाँ, ये समझ में आ गया एज पर द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। नेक्स्ट इज मैटरनिटी कंसेप्ट। मैटरनिटी कंसेप्ट इज जस्ट एन अपोजिट ऑफ अ फुल डिस्क्लोजर, इट इज एन एक्सेप्शन टू अ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। मैटरनिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप सब इंफॉर्मेशन अपने एनुअल आप बताओ, सब बताओ, पर ऐसा नहीं है कि आप इररेलेवेंट चीजें बता दो। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं कि मैं आपको सब इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, सब इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, पर मैं ट्राई करूंगा कि आपको मटेरियल इंफॉर्मेशन दूं। आप खुद ही सोचो, सपोज करो कि आप रिलायंस से आप पूछ रहे हो भाई कितना खर्चा हुआ। अब रिलायंस इंडस्ट्री बोलेगी मैंने पूरे साल में 1000 पेन खरीदे, मैंने 2000 पेपर खरीदे, मैंने 1 लाख लोगों को चाय पिलाई। अरे आप बोलोगे अरे यार ये सब इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे बता भाई कितना माल बिका, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। तो मैं बोलूँगा इन सबको कंबाइन कर ले। मुझे ये नहीं चाहिए तूने 1000 पेन खरीदे, तूने 50 रबर खरीदे, 100 शार्पनर खरीदे। मुझे तो ये बता तेरा स्टेशनरी के अंदर कितना खर्चा हुआ। मुझे इररेलेवेंट चीजें मत बता कि ये स्मॉल चीजें, मुझे मोटी मोटी चीजें बता। अब ये मोटी मोटी चीजें क्या होती है? नॉर्मली 1% रूल फॉलो करते हैं। अगर मेरा रेवेन्यू 1 लाख का है तो नॉर्मली मैं 1000 रुपए से कम की चीजों को कंबाइन कर लेता हूं, जो आप बाद में आप समझोगे। पर आप मैटरनिटी कंसेप्ट है वही हम चीज बताएंगे जो मुझे लगता है मटेरियल है लोगों के लिए। हम उनको इररेलेवेंट चीजें नहीं बताएंगे कि मेरे पास मैंने ये खर्चा किया। खर्चा सब बताना है, पर आप उन खर्चे को कंबाइन कर लो। अगर मैं रिलायंस को पूछूं मैं तेरा रेंटल कितना है, तो वो बोलेगा मुंबई में इतना है, दिल्ली में इतना है, जयपुर में। अरे भाई साहब उसके तो 1000 ऑफिस है, 1000 का है, वो एनुअल रिपोर्ट में दे देगा, आप कैलकुलेट करते रहो। नहीं, कितना है टोटल रेंटल कितना है बता दे। टोटल रेंटल बोलेगा मेरा पूरे साल का 2 करोड़ है। बस अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टोटल रेंटल कितना है। ओके, आपके पापा मम्मी मार्क्स पूछते हैं मैथ्स में अकाउंट से कितने आए, तो आप ये तो नहीं बोलोगे क्वेश्चन 1 में इतना है, क्वेश्चन 2 में इतना है, क्वेश्चन 3 में इतना है। आप बोलोगे पूरे अकाउंट्स में मार्क्स 90 आए, पूरे मैथ्स में मार्क्स 94 आए। आप ये बताओगे, हर एक क्वेश्चन मार्क्स थोड़ी बताओगे, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। बट मैटरनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप छोटी चीजें तो वो आप छुपा दोगे, नहीं। अगर आप, मैं आपको एग्जाम बताया ना, अगर मेरे पास कोई केस है, इनकम टैक्स का कोई केस है, भले ही वो 1000 रुपए का हो, केस मेरे पे किसी ने किया हुआ है, तो मुझे बताना पड़ेगा मेरे पास केस हुआ है। अगर आपको पापा मम्मी ने आपको 1000 रुपए पॉकेट मनी दी और आपने कोई गलत काम किया है, 50-100 रुपए का सिगरेट पिए, गलत चीजें की है, तो वो बतानी पड़ेगी। मैटरनिटी का मतलब है सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी। इमैटेरियल चीजों को आप क्लब कर सकते हो। क्लियर है? तो दिस इज द मैटरनिटी कंसेप्ट। ओके, तो यहां पे मैंने आपको सारे फंडामेंटल जो भी अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स थे मैंने आपको सारे बता दिए। अब मैं आपको फटाफट डिस्कस कर रहा हूं। देरा फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड इंडिया एएस के हिसाब से देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो हर कंपनी को फॉलो करना ही है। फॉलो नहीं करेगा तो उसको लिखना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट में, मैं ये फॉलो नहीं कर रहा। 3 कंसेप्ट कौन से हैं? द फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड द एक्यूरल कंसेप्ट। ये तीनों आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, नहीं करोगे फॉलो ये भी करने हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पर एएस में लिखा हुआ है ये अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि मैं ये फॉलो नहीं कर रहा। और ये भी आपको फॉलो करना है, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड। यहां पे ये हो गया मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया। और अकाउंटिंग कन्वेक्शंस क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेक्शंस होते हैं जो नॉर्मली मैं टाइम टू टाइम मैं इसको एक अलग एक गाइडलाइन बना देता हूं कि ये आपको फॉलो करना है। ये गाइडलाइंस है, ये कोई रूल नहीं है। दिस इज द गाइडलाइन, जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस जो नॉर्मली हर कंपनी फॉलो कर रही है। कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेक्शन मैं आपको तीनों डिस्कस कर चुका हूं। कंजर्वेटिव जिसको मैं प्रूडेंट कंसेप्ट भी बोलता हूं, फुल डिसेबिलिटी कंसेप्ट एंड द मैटरनिटी
कन्वेंशन की हर आपको चीज मेटीरियल इंफॉर्मेशन आपको देनी है। क्लियर है? चलो, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, नहीं लगा अच्छा तो डिसलाइक कर देना। एंड यस, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, अकाउंट फंडा क्लास 11 टेलीग्राम पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप, मेरा ग्रुप है क्लास, आप मुझे व्हाट्सएप करो ये नंबर पे कि मुझे क्लास 11 ग्रुप ज्वाइन करा दो, तो मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। टेलीग्राम में अकाउंट फंडा क्लास 11 सर्च करो और यहां सर्च करो और ज्वाइन करो। एंड यस, मेरा जो ऐप है अकाउंट फंडा वो भी आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे मेरा पूरा कोर्स है अवेलेबल है, पूरा 11th एंड 12th 100% कंप्लीट कोर्स है, बहुत बच्चों ने लिया हुआ है, आप भी देख लेना। अकाउंट फंडा ऐप गूगल प्ले स्टोर पे और आईफोन पे भी अवेलेबल है अंडर द डिफरेंट नेम। क्लियर है? चलो, सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना अगर अच्छा लगा तो, एंड यस कमेंट एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।